चलिए हम लोग समझते हैं पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में। पॉलिटिकल थ्योरी जो आप लोग के क्लास 11th में पढ़ना है, उस पॉलिटिकल थ्योरी को हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप लोग को बिल्कुल भी जटिल नहीं बनाना है इस सब्जेक्ट को। बहुत ही आसानी से, बहुत ही साधारण तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे। आप लोग 11th क्लास में आने से पहले आप लोग 10वीं क्लास तक आप सबों ने, स्पेशली मैं उनकी बात कर रहा हूं जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड में आए हैं और जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड को सेलेक्ट किए, और सेलेक्ट करने के पहले से वो अपने आप को अपना ज्यादा समय वो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स में दिया करते थे। ये उनके लिए मैं बात कर रहा हूं। और वैसे जो भी बच्चे ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड में आए हैं वो कुछ परसेंट, एक आध परसेंट को छोड़कर, जिनको जबरदस्ती भेजा गया है, ऐसा भी होता है, जबरदस्ती भी भेजा जाता है, इनको इंटरेस्ट नहीं होता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सबों को ह्यूमैनिटीज पढ़ना बहुत जरूरी है। आप सबों को ह्यूमैनिटीज पढ़ना चाहिए, और ये मैं क्यों बता रहा हूं इसका मैं भी आपको प्रमाण दूंगा। अब देखिए, आप सब बच्चे यहाँ पे जितने भी आए हो जो पॉलिटिकल साइंस को जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस को परस्यू करा है, ज्योग्राफी को परस्यू करा है, या वॉट एवर सब्जेक्ट्स विच कम्स अंडर ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड, राइट। अब यहाँ पे समझने की बात क्या है कि पॉलिटिकल साइंस में जो आप लोग को जो चैप्टर पढ़ने दिया गया, दैट इज पॉलिटिकल थ्योरी, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि पॉलिटिकल थ्योरी का कॉन्सेप्ट स्पेशली इन क्लास 11th बच्चों को एक अलग माहौल में मतलब रखा जाता है, लाइक कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या पढ़ना है, क्या हमें पढ़ने दे दिया गया है। आखिर चलो भैया हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, समझ में आता है कि बायोलॉजी क्या है, केमिस्ट्री क्या है। हालांकि जब आप 6th में होगे, जैसे ही 6th में आप एंटर किए, आप सभी बच्चों को याद होगा कि 6th में एंटर करने के बाद उस क्लास में जब हमारी साइंस जब अलग अलग हो गई थी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में, उस वक्त भी हम लोग डरे हुए थे कि यार मतलब ये क्या क्या पढ़ना है हमें, कौन सा केमिस्ट्री का पार्ट है, कौन सा फिजिक्स का पार्ट है, कौन सा बायोलॉजी का पार्ट है। वहां भी कंफ्यूजन था। लेकिन आप देखो, आज अगर आपसे कुछ पूछेगा तो आप बहुत इजीली बता पाओगे कि फिजिक्स क्या है, बायोलॉजी क्या है, केमिस्ट्री क्या है, किसमें क्या पढ़ना है, राइट। ठीक उसी प्रकार से आप क्लास 11th में जो पॉलिटिकल थ्योरी वाला जो बुक पढ़ रहे हो, ये कुछ बहुत ज्यादा नहीं है पढ़ना, और बहुत जटिल नहीं है पढ़ना, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बल्कि आपको किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है ये मैटर करता है कि वो हार्ड है या डिफिकल्ट, वो हार्ड है या फिर सिंपल है। अब देखिए, क्लास 10th तक आपने जो कुछ भी पढ़ा, ह्यूमैनिटीज का पेपर जो एसएसटी को सोशल साइंस आप लोग कहते हो, तो सोशल साइंस में आपने बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे देखे जिसमें ज्योग्राफी पढ़ना था, हिस्ट्री पढ़ना था, पॉलिटिकल यानी कि सिविक्स पढ़ना था, और इकोनॉमिक्स भी 10th तक था पढ़ना। 9th 10th से इकोनॉमिक्स शुरू हो जाती है। अब आप जब इस सोशल साइंस के सब्जेक्ट को जब आप पढ़ना शुरू किए, तो आप, स्पेशली मैं पॉलिटिकल साइंस की जब बात करूं, सोशियोलॉजी की बात करूं, तो आप वहां पे बहुत सारे वर्ड से रूबरू कराए होंगे अपने आप को। जैसे स्टार्टिंग आता है डाइवर्सिटी से, स्टीरियोटाइप से, राइट्स से, इक्वालिटी से, फ्रैटर्निटी से, इवन कि जो हमारा प्रियम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा प्रियम्बल है, उसमें जितने भी वर्ड्स, जितने भी आइडल्स, जितने भी कॉन्सेप्ट्स, जितने भी टर्म्स दिए गए हैं, आप उन सभी वर्ड से क्लास 10th तक आप सब लोग रूबरू हो चुके हो। समझ में आई मेरी बात? अब क्लास 11th में आपको पॉलिटिकल थ्योरी में ऐसा क्या पढ़ना है, क्या बताया जा रहा है पॉलिटिकल थ्योरी में, ये है क्या, ये जो 2 वर्ड्स दिए गए हैं आप लोगों को, ये क्या है भाई, क्यों इस पे इतना दिमाग लगाया जाता है? समझिएगा आप लोग समझिएगा। इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि आप ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं, और मेरा पूर्ण विश्वास है कि जो बच्चे ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड में आए हैं, उनका आगे का सपना सिविल सर्विसेज में जाने का है। और 99.9% बच्चे के दिमाग में होता है कि वो आगे सिविल सर्विसेज की तरफ अपना रुख मोड़े, अपना कदम बढ़ाते हैं वो लोग। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि अगर बच्चे आप लोग 11th 12th और ग्रेजुएशन में अगर आप मेहनत कर लिए भी सही, तो मैं आप लोग को एक गारंटी तो देता हूं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका यूपीएससी क्वालिफाई होगा। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि
यूपीएससी का जो सिलेबस है, बिकॉज आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, और अभी मेरी एक भी अटेम्प्ट नहीं हुई है, लेकिन मैं बहुत जल्द अटेम्प्ट देने वाला हूं। लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कि द सिलेबस विच आई हैव रेड, वो सारी सिलेबस आपकी 11th और 12th और ग्रेजुएशन पर रिपीटेड है। भाई वो सारी चीजें पढ़नी है जो यूपीएससी के सिलेबस में है, और मेरा पूरा विश्वास है कि अगर आप सब 11th 12th और ग्रेजुएशन को अच्छे से पढ़ लोगे, फिर किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। आपकी 11th और 12th की अगर अच्छी से पढ़ाई हो जाएगी, फिर आपकी ग्रेजुएशन इजी हो जाएगी। जब आपकी ग्रेजुएशन इजी हो जाएगी, फिर आगे की आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठो, आपके लिए इजी हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो कहने का मतलब क्या होता है कि मैं जो बताने जा रहा हूं वो पॉलिटिकल थ्योरी को एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। थोड़ा सा पेशेंस रख के पढ़ना होता है, जो मैं पढ़ा रहा हूं थोड़ा सा पेशेंस रख के पढ़ना होगा। लेकिन आप देखना, ये सारी चीजें आपके आसपास ही है, आपके इर्द गिर्द ही है, आपके सराउंडिंग्स में ही है, जो आपको पढ़ना होता है। आप बेवजह परेशान होते हो कि पढ़ना क्या है, क्या पढ़ाया जा रहा है। भाई आप थोड़ा सा दिमाग अपना वहां पे अप्लाई करोगे, थोड़ा सा दिमाग को शांत करोगे ना, देन यू विल गेट टू नो कि आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो, आपको जो कुछ भी पढ़ने दिया जा रहा है, वो सारी चीजें वो आपके एनवायरमेंट में, आपके सराउंडिंग्स में घटित हो रही है। अब देखो, पॉलिटिकल साइंस जब आप पढ़ोगे तो आपको देखो क्या क्या चीजें के, किन किन चीजों के बारे में पढ़ना होगा। सबसे पहले तो आपको मायने जानने पड़ेंगे कि ये सारी चीजें है क्या। आपको पॉलिटिकल वर्ड्स के बारे में जानना पड़ेगा, आपको थ्योरी के बारे में जानना पड़ेगा, आपको स्टेट के बारे में जानना पड़ेगा, आपको पॉलिटिक्स के बारे में जानना पड़ेगा, आपको पॉलिटिकल साइंस के बारे में जानना पड़ेगा। और जब आप इन चीजों को जान जाओगे तो आपकी बेसिक्स यहीं पे क्लियर हो जाएगी, यहीं पे क्लियर हो जाएगी। और मैं आपको बताता हूं कैसे एक मैं मैप बना के, कैसे एक मैं जो मैंने तैयार किया है, मैं उसके हिसाब से बताता हूं, और आपको पक्का डेफिनेटली यू विल गेट टू नो कि हाँ, ये सारी चीजों को जब मैं अच्छे से पढ़ लूंगा, जब आप लोग अच्छे से पढ़ लोगे, देन यू विल गेट टू नो कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। अंडरस्टूड? सो अब देखिए, अब क्या है कि दुनिया में दो चीजें हैं, वन इज बायोटिक एंड द अदर वन इज एबायोटिक। और अगर हम एबायोटिक की अगर हम लोग बात करें तो एबायोटिक में हम फिजिकल एनवायरनमेंट की बात करते हैं, और बायोटिक में हम लोग ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड सिंपली से लिविंग क्रिएचर्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट। अब देखिए, दुनिया में जब हम बायोटिक और एबायोटिक की बात करते हैं इस एनवायरनमेंट में, तो बायोटिक का ही सबसे ज्यादा रोल होता है, क्योंकि बायोटिक में भी आपका जो एक सबसे उच्चतम प्राणी है वो है ह्यूमन बींग्स। क्योंकि भगवान ने, नेचर ने इस धरती पे दोनों बायोटिक एबायोटिक बनाया, और सबके अलग अलग प्रकार बनाए, अलग अलग स्पेसीज बनाए, और अलग अलग स्पेसीज करके सभी की अलग अलग पॉपुलेशन बढ़ते चली गई, और अलग अलग पॉपुलेशन बढ़ते चला गया तो उनका एक हैबिटेट हो गया, और लोग अलग अलग जगह पे रहना शुरू कर दिए। तो क्या हुआ, तो ह्यूमन बींग्स एकमात्र ऐसा लिविंग क्रिएचर्स धरती पे रहे जो अपनी बुद्धि का यूज किए, अपनी बुद्धिमता का इस्तेमाल किया, अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया, और अपनी इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके वो एबायोटिक कंपोनेंट से अपनी जीविकोपार्जन करना शुरू कर दिया, मतलब अपनी जीविका चलाने लगा। उसे पता चल गया कि इस नेचर में ही सब कुछ है और इस नेचर से ही सब कुछ मिलेगा। आपको लग रहा होगा भैया बायोलॉजी पढ़ा रहे, नहीं बच्चे, पॉलिटिकल साइंस आप जब पढ़ोगे ना तो पॉलिटिकल साइंस को मास्टर साइंस कहा गया है, पॉलिटिकल साइंस को मास्टर साइंस क्या कहा गया है। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी सब्जेक्ट, सभी विषयों का क्या उसको बोलते हैं, सभी विषयों का ये जो है ना, ये एक कलेक्शन है। एक वक्त जब ये बायोलॉजी और ये नेचुरल साइंसेज जैसे सब्जेक्ट्स का जब नहीं इन्वेंट नहीं हुआ था, मतलब उसका जब ये सब सब्जेक्ट नहीं बने थे, उस वक्त पॉलिटिकल साइंस में ही सब कुछ पढ़ना होता था। और जैसे जैसे दायरा बढ़ते चला गया, वैसे वैसे
विषयों का बंटवारा होता चला गया, अलग अलग टॉपिक्स के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स का जो है गठन किया जाने लगा। समझ में आई मेरी बात? अब देखिए, अब मैं बता रहा था ह्यूमन बींग्स के बारे में कि ह्यूमन बींग्स भी, आपका चैप्टर भी जो पहला चैप्टर है वो ह्यूमन बींग्स से ही शुरुआत होता है, तो मैं ह्यूमन बींग्स पे थोड़ा सा बात कर लेता हूं। तो ह्यूमन बींग्स भाई एक ऐसा प्राणी है इस धरती पे, और रहा और आगे भी रहेगा, जो डे बाय डे क्या कर रहा है, अपनी इंटेलिजेंस की क्षमता को बढ़ाते चला जा रहा है। अब इंटेलिजेंस की क्षमता को बढ़ाते चला जा रहा है मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि वो अपनी इंटेलिजेंस को इतना ज्यादा बढ़ा रहा है कि वो अपने नेचर को कंट्रोल करना चाह रहा है, वो नेचर को कंट्रोल करना चाह रहा है, और कई हद तक बहुत सारी ऐसी आपदा है, बहुत सारी ऐसी, यानी कि नियति को अपने वश में करने का पूरा प्रयास कर रहा है, और कई हद तक किया भी, और आगे करेगा भी, और अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए वो हर कुछ कर सकता है। ये है ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स जो है ना मेरे बच्चे, ह्यूमन बींग्स में क्या आता है, इसके पास बहुत सारी क्षमता है, इसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स है, और अभी तक धरती पे यही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के माध्यम से क्या कर रहा है, दुनिया पे राज कर रहा है। शेर भले सबसे खतरनाक जानवर है, जंगल का राजा है, उसके सामने कोई व्यक्ति टिक नहीं सकता, लेकिन देखो बड़े से बड़े डायनासोर धरती पे आए, लेकिन किसी का कोई राजा नहीं बन पाया। तो राजा बना कौन, शासक बना कौन, शासन कौन कर रहा है, वो कर रहा है ह्यूमन बींग्स। समझ में आ रही मेरी बात? तो ठीक उसी प्रकार से मैं ये बताना चाह रहा हूं आप लोग को कि ह्यूमन बींग्स एकमात्र ऐसा क्रिएचर रहा जिसने अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके, अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके उसने क्या करा। अब तो देखो ऐसा भी हो रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का निर्माण कर रहा है वो, कि नहीं हम तो, मेरे पास तो बुद्धिमत्ता है ही भैया, लेकिन हम एक अलग बुद्धिमत्ता वाले भी प्राणी को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करते हैं। अभी देखो आगे बहुत कुछ पढ़ना है। और ह्यूमन बींग्स देखो, तो ह्यूमन बींग्स क्या किया, इस अपनी इंटेलिजेंस के माध्यम से क्या कर रहा है वो इस एबायोटिक कंपोनेंट्स यानी फिजिकल एनवायरमेंट्स के साथ अपना रिलेशनशिप्स क्या कर रहा है, स्थापित कर रहा है, अपना रिलेशनशिप्स क्या कर रहा है, स्टैब्लिश कर रहा है, और नेचर के साथ मिलकर वो क्या कर रहा है, अपनी विकास कर रहा है, अपनी ग्रोथ कर रहा है, अपना डेवलपमेंट कर रहा है ना। अब देखो, अब ह्यूमन बींग्स जो है ना मेरे भाई, ह्यूमन बींग्स क्या कर रहे हैं, आप ज्योग्राफी में 11th में ज्योग्राफी जिनका होगा वो ये भी पढ़ेंगे कि उसको बोलते हैं पॉसिबलिज्म, कि पॉसिबलिज्म के कॉन्सेप्ट पे चला आ रहा है ह्यूमन बींग्स। और पहले वो क्या था, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के चपेट में था। यानी कि आज से कई साल पहले प्रिमिटिव पीरियड की जब मैं बात करता हूँ, प्रिमिटिव एज की बात करता हूँ, एंशिएंट पीरियड की बात करता हूँ, उस दरमियान ह्यूमन बींग्स के पास इतनी क्षमता नहीं थी, वो नेचर की मार के तले दबा हुआ था। भूकंप आ रहे हैं, उनके पास कोई तकनीक नहीं, उनके पास कोई टेक्निक नहीं। जब आंधी आ रही है, पता नहीं हवा में कोसों दूर चले जा रहे हैं, उनके पास रहने का बसेरा नहीं, उनके पास बहुत सारी साधन नहीं। आज देखो, आज लोगों को पता चल जाता है कि भूकंप कब आने वाले, आंधी कब आने वाले, लोग पहले से सतर्क हो जाते हैं। समझ रहे हो ना? तो ये कौन कर रहा है, ये ह्यूमन बींग्स कर रहा है। लेकिन बात यहां पे ये होती है कि ह्यूमन बींग्स धीरे धीरे क्या हुआ, ह्यूमन बींग्स धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ते चली गई, धीरे धीरे इनका पॉपुलेशन बढ़ता चला गया। अब देखो, आप इकोनॉमिक्स के भी छात्र हो, देखो इकोनॉमिक्स भी इसमें इंक्लूड हो रहा है, आप इकोनॉमिक्स के भी छात्र हो, और आपने इकोनॉमिक्स में देखा होगा कि ये लाइन कहा जाता है कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट वांट्स आर अनलिमिटेड। ह्यूमंस की चाहत अनेक है, लेकिन संसाधन धरती पे तो सीमित है। अब सीमित संसाधन में ही मानव को क्या करना है, कोऑपरेट करके चीजों को इस्तेमाल करना है, और अपने जीविका का साधन मात्र बनाना है। समझ में आई मेरी बात? तो कहने का मतलब ये हुआ कि अभी तक whatever topics that we are discussing here is all about human beings। अब ह्यूमन बींग्स के कितने सारे, अब देखो, आपको मैं एक चीज और बताता हूं, आपको ऐसे याद रखना है, ह्यूमन बींग्स आप देखोगे कि 3 प्रकार के ह्यूमन बींग्स हैं इस धरती पे। अभी अगर क्लासिफिकेशन किया गया एक मोटे तौर पे, तो 3 तरीके से, डिजायर के बेसिस पे,
लॉजिक के बेसिस पे, है ना, डिजायर के बेसिस पे, लॉजिक के बेसिस पे और इमोशंस के बेसिस पे, है ना। इन तीनों के बेसिस पे क्या किया गया, ह्यूमन बींग्स को क्लासिफाइड किया गया। अब आप समझिए, इमोशंस यानी कहने का मतलब स्पिरिट, क्या, स्पिरिट, है ना। इसके बेसिस पे ह्यूमन बींग्स को क्लासिफाइड किया गया। अब हर व्यक्ति अलग अलग प्रकार का है, आपको पता है, क्योंकि इंडिया में जब हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं, इंडिया इज वन ऑफ द बिग डाइवर्स कंट्री, इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, या भारत जो एक विविधता भरी देश है, विविधता वाला देश है, यानी कि डाइवर्स कंट्री, इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग प्रकार के धर्म है, अलग अलग रंग, जाति, अलग अलग रीति रिवाज, धर्म के मानने वाले लोग हैं। अब आप सोचो कि आप जब एक परिवार की बात करते हो, व्हेन यू टॉक अबाउट अ फैमिली, तो एक फैमिली में आप देखोगे कि एक परिवार में जब 6-7 सदस्य होते हैं, सभी के विचार मेल नहीं खाते। अक्सर आप देखे होंगे आज के डेट में हर कोई के घर में, इन एवरी हाउस, इन एवरी हाउस होल्ड, व्हाट हैपेंड, हर परिवार में क्या होता है कि भाई बहन के बीच में तालमेल बहुत आपको रेयर देखने को मिलेगा। मतलब तालमेल कहने का मतलब वो उस बात पे लड़ रहे, वो उस बात पे लड़ रहे, मतलब मैं बता रहा हूं ये चीजें हैं। अब आप समझना कि जब इस देश में इतने सारे लोग हैं और सभी का भाव अलग अलग है, सभी के मत अलग अलग है, सभी के विचार अलग अलग है, आपको अगर इसको प्रैक्टिकली देखना है तो आप कभी किसी सभा में बैठो, कभी किसी ग्रुप में बैठो और वहां पे कुछ जब डिस्कशन हो तब आप वहां पे गौर करो, वहां पे अपने कॉन्शियस माइंड को अप्लाई करो और देखो कि अलग अलग लोगों का क्या विचार है, कितने लोगों का विचार मेल खा रहा है, कितने लोग एक पक्ष में हैं, कितने लोग दूसरे पक्ष में हैं, कितने लोगों का जो है वो न्यूट्रल है। आप देखो वहां पे जाके, वहां पे आपको पता चलेगा कि रियलिटी क्या है। समझ में आई मेरी बात? तो कहने का मतलब यह हुआ कि जब देश की आबादी बढ़ते चली गई तो क्या हुआ, लोग संसाधन पे टूट पड़े। लेकिन मैं यहां आपको स्टॉप करता हूं। स्टॉप करने से पहले मैं जिस डायग्राम के बारे में आप लोगों को बता रहा था, वो डायग्राम पहले आप लोगों को एक बार समझा देता हूं और उस डायग्राम के तहत ही आपको समझ में आएगा कि मैं एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा हूं। देखिए समझिएगा, बिल्कुल इंटरेस्ट पैदा करना है। पढ़ाई में इंटरेस्ट ही एकमात्र ऐसा चीज है, और पढ़ाई एक ऐसा चीज है जिसमें आपको मन मार के करना पड़ेगा। बिकॉज स्टडी इज समथिंग विच कैन नॉट बी डन बाई एवरी पीपल, विच कैन नॉट बी डन बाई एवरी ह्यूमन बींग्स। हर कोई नहीं कर सकता है भाई। पढ़ाई इतना आसान होता ना तो दुनिया का हर व्यक्ति पढ़ सकता था, हर कोई कुछ ना कुछ कर सकता था। बट पढ़ाई इतना आसान नहीं है। अगर आप पढ़ रहे हो ना तो यू आर वेरी लकी, आप अपने आप को बहुत लकी प्रूव करो दैट यू आर स्टडिंग। ये बहुत बड़ी बात है पढ़ाई करना आज के डेट में। अब सिगरेट दारू पीने के लिए लोगों के पास बहुत टाइम है, लेकिन कोई अगर बैठ के पढ़ रहा है ना तो उससे बड़ा, मतलब इस 125 करोड़ जनसंख्या में वो अपने आप में यूनिक है। 125 करोड़ पीपल के बीच में वो अपने आप में यूनिक है, इतने इंडिविजुअल्स के बीच में अपने आप में यूनिक है वो। समझ में आ रही है मेरी बात? तो समझिएगा। अब देखिए, कहानी शुरुआत होती है लोगों से। अब देखिएगा, ये लोग हैं। अब पीपल यानी कहने का मतलब ह्यूमन बींग्स। अब देखिए बाय नेचर इनके पास है क्या क्या। पहली चीज, इनके पास फ्रीडम है। दूसरी चीज क्या है इनके पास, इक्वालिटी। तीसरी चीज क्या है इनके पास, फ्रैटर्निटी। चौथी चीज क्या है इनके पास, जस्टिस। पांचवी चीज क्या है इनके पास, इनको चाहिए सिटीजनशिप। उसके बाद इनको चाहिए आइडेंटिटी। अब ये सारी चीजें जो है, एक और भाई राइट्स, एक और बात आती है राइट्स। बहुत सारी बातें। अब ये सारी चीजें इनको चाहिए, है ना, लेकिन ये खुद से ये सारी चीजें नहीं ले सकते। जब ये खुद से इन सारी चीजों को लेना चाहेंगे तो क्या होगा, कंपटीशन क्रिएट होगा, कंपटीशन जनरेट होगा। और कंपटीशन जनरेट होने के कारण क्या होगा, क्यों कंपटीशन जनरेट होगा, क्योंकि दुनिया में हर व्यक्ति यही चाहेगा। और ये चीज मिलेगी कहां से,
अब व्यक्ति ये सारी चीजें मांगेगा क्यों? अपने जीवन को जीने के लिए, अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए। और ये सस्टेन लाइफ, इंसान लाइफ सस्टेन कब करेगा? जब उसे नेचुरल रिसोर्सेज की पूर्ति होगी। नेचुरल रिसोर्सेज की पूर्ति होगी। नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब क्या? नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब क्या हुआ? रोटी, कपड़ा और मकान। यानी कि रोटी यानी कि क्या? फूड, एयर, वाटर और जितने भी रिसोर्सेज पाए जाते हैं वो सारी चीजें। क्योंकि जब हम घर की बात करते हैं तो रिसोर्सेज में तो और चाहिए, है ना, शेल्टर के लिए। अब ये सारी चीजों के लिए क्या करेगा इंसान? अपने आप को कब्जा करने की कोशिश करेगा। लेकिन बताओ, क्या हर कोई एक जगह पे टूट पड़ेगा? और अगर हर कोई एक जगह पे टूट पड़ेगा देन व्हाट विल बी हैपन? व्हाट विल हैपन? सोचो कितना कायोसनेस हो जाएगा वहां पे, कितनी ज्यादा वहां पे जटिलता आ जाएगी, कितना लोगों के अंदर एक मतलब वो। आप जनरली देखो ना, अभी रामनवमी का जुलूस निकला, राइट? आप देखे होगे कि मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली जुलूस लाइक रामनवमी, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द जुलूस और काइंड ऑफ रैलीज और काइंड ऑफ प्रोसेशंस इन विच देयर इज अ मतलब बहुत ज्यादा भीड़ होता है लोगों का। मैं वैसे जगह की बात कर रहा हूं। आप देखो वहां पे आप छोटा मोटा एक घर में पार्टी करते हो, छोटा मोटा सत्संग करते हो, छोटी मोटी आप एक सभा करते हो, वहां पे जब लोगों को खाने पिलाने के लिए करना पड़ता है तो आप देखो जिनमें उनका अधिकार नहीं है उसके लिए वो टूट पड़ते हैं। तो मैं रिसोर्स की बात कर रहा हूं जो धरती पे भगवान ने फ्री में दिया है, गिफ्ट ऑफ नेचर है वो, है ना? तो लोग कैसे टूट पड़ेंगे? आप राशन की दुकान में आप सामान लाने जाओ, आप जो सरकारी राशन की दुकान है वहां पे सामान लाने जाओ, लोग तो लग रहा है कि अगर थोड़ा सा अगर वहां पे रिस्ट्रिक्शंस ना हो, एक लिमिटेशंस ना हो, वहां पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस ना हो, तो लोग पूरा उनके सामान जो भी है साजो सामान लेके भाग पड़े। समझ में आ रही है मेरी बात? तो कहने का मतलब इंसान क्या कर रहा है? अपनी जीविका को पूर्ति करने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए वो क्या करेगा? वो नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल करेगा। और जब वो नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल करेगा तो वो क्या करेगा? वो अपने लाइफ को सस्टेन करेगा। और जब लाइफ सस्टेन करेगा तो उसको क्या मिलेगी? उसको आजादी मिलेगी, क्योंकि वो रिसोर्स को यूज कर रहा है। इक्वालिटी चाहिए उसको भाई, कि समानता, ऐसा नहीं कि हम ये कर रहे हैं तो सिर्फ वो हम ही करेंगे। और जातीयता तो खैर बटी हुई है ही समाज में प्राचीन काल से ही, है ना? जातीयता बटी हुई है। फिर क्या होगा? उनको न्याय भी चाहिए। अब जस्टिस क्या होता है? जस्टिस में मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि सारी चीजें पढ़नी है ना? है ना? यानी कि तो ये हो गया मतलब फेयर ट्रीटमेंट फॉर द पीपल, लोगों के लिए एक उचित न्याय, उचित व्यवहार, ठीक है? दैट इज कॉल्ड जस्टिस। अब लोग यूज कर रहे हैं सामान तो उनको चाहिए भाई, है ना? अब देखो जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, तो शायद ऐसा हो सकता है कि मैं जो भी पढ़ा रहा हूं उनमें से मैं बहुत सारी बातें नहीं बता पा रहा हूं, क्योंकि जो मैं बता रहा हूं ना वो मेरे दिमाग में आ रहे हैं और मैं बताते चले जा रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं कि मैं कोई एक नोट्स तैयार कर रहा हूं, या मैं क्योंकि मैंने जो पढ़ा है वो मेरे दिमाग में चल रहा है, वो मेरे दिमाग में आ रहे हैं। अब आप मेरी बातों को सुनकर आपके दिमाग में हो सकता है जो मैं नहीं जान रहा हूं वो आपके दिमाग में आ सकता है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो इस बात को आप लोग समझिएगा, इस बात को जानिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप, मैं इसलिए कहता हूं कि आप लेक्चर को गौर से सुने। नॉट ओनली मी, नॉट ओनली माइन, सिर्फ मेरी नहीं, सिर्फ मेरी आपको नहीं सुननी है, आप जिनकी भी सुनो, लेकिन आप उनके एक शब्द पे ध्यान दो, क्योंकि उनकी एक शब्द हो सकता है कि आपके दिमाग में बहुत तरह के थॉट्स क्रिएट कर दे। उनकी एक पॉइंट्स, एक वर्ड्स, एक लेटर हो सकता है आपके दिमाग में कई तरह के विचार को पैदा कर दे, और उन विचारों के माध्यम से ही आप अपने आप को एक बहुत बेहतरीन आंसर लिखने में आप अपने आप को सहायता कर पाओ। समझ में आई मेरी बात? तो कहने का मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं मेरे दोस्त कि ये चीजें हैं। अब देखो, अब जब ये लोग को ये चीजें की आवश्यकता पड़ी तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? इसके लिए उन्होंने स्टेट का डिमांड किया। देखिएगा, इसके लिए उन्होंने क्या किया? स्टेट का डिमांड किया, है ना? मतलब अब स्टेट का डिमांड कैसे? कि उन लोगों ने डायरेक्टली स्टेट नहीं बनाया। उन लोगों ने क्या किया? देखा कि यार अब धीरे धीरे जरूरत पड़ने लगी है, अब हमें धीरे धीरे सारा काम करना है। तो इसकी थोड़ी सी मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री ले जाता हूँ, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ले जाता हूँ, आप लोग को बताने की कोशिश करता हूं कि ये जो चीजें है ना मेरे बच्चे, पॉलिटिकल जो वर्ड है
ये आया कहां से, ठीक है। तो पॉलिटिकल वर्ड जो है ये, चलो मैं बताता हूं एक तरीके से पहले। तो ये जो स्टेट आया, अब इस स्टेट में आप देखो कि लोगों को क्या करना था, खुद के लिए संतुष्टि पैदा करना था। लेकिन संतुष्टि पैदा करने के लिए भाई आपको कोई तो ऐसा व्यक्ति चाहिए ना जिसके माध्यम से आप वो चीज ला सकते हो। समझ में आई मेरी बात? तो ये चीजें हैं। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि मतलब जो ज्यादा पावरफुल हुए वो फिर क्या किए, वो एक अथॉरिटी का निर्माण किए, मतलब एक अथॉरिटी में आए, पावर में आए, और फिर ऐसे करते करते बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं आप लोगों को आगे की क्लास में बताऊंगा। तब तक के लिए आप वीडियो पे बने रहे और फिर मैं बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। तो देखिएगा, अब लोगों को क्या चाहिए, लोगों को इन सारी चीजों की डिमांड को, मतलब इन सारी चीजों को फुलफिल करने के लिए उनको क्या चाहिए, वो खुद प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। कि अब लोगों को फ्रीडम चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, फ्रेटर्निटी चाहिए, जस्टिस चाहिए, राइट चाहिए। तो ये लोग खुद प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों खुद नहीं प्राप्त कर सकते? क्योंकि वो खुद प्राप्त करने के लिए उनको क्या चाहिए, उनको नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करना आना चाहिए। अब वो यूज करेंगे, लेकिन जब ज्यादा यूज करेंगे, क्योंकि हर कोई को ज्यादा चाहिए, क्योंकि लोग संतुष्ट तो हो नहीं सकते, लोगों के अंदर संतुष्टि नाम की चीज तो है नहीं। तो वो इन संतुष्टि को फुलफिल करने के लिए वो क्या करेंगे, सेटिस्फैक्शन को फुलफिल करने के लिए वो क्या करेंगे, वो नेचुरल रिसोर्सेज पे हावी हो पड़ेंगे। और जब हावी हो पड़ेंगे तो एक लोग तो है नहीं। अब एक जगह पे जब बहुत ज्यादा लोग हावी हो जाएंगे तो वहां पे कैओसनेस क्रिएट हो जाएगा, वहां पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। तब क्या होगा, वहां पे जो सबसे ताकतवर लोग होगा वो क्या करेगा, वो उस पर अपना कब्जा करना शुरू कर देगा। अब देखिएगा, समझिएगा। आप एक छोटे से एग्जांपल की बात करो, क्लास की बात करो। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे होंगे जो नए नए स्कूल में एडमिशन लेते होंगे, और कई सारे बच्चे बहुत सालों से पढ़ रहे हैं, लेकिन जिन्होंने नया एडमिशन लिया होगा स्कूल में, तो उनको पता होगा कि वो पहली बार क्लास में जाते हैं तो उनके लिए सारे बच्चे नए होते हैं एक दूसरे के लिए, और सारे बच्चे एक दूसरे के लिए नए होते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि धीरे धीरे देखा जाता है कि स्टार्टिंग में कुछ दिनों के लिए सारे बच्चे सेम होते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता चला जाता है, एक सप्ते 2 सप्ते होते हैं, वैसे वैसे लोगों का जो है, मतलब बच्चों का जो एक दिमाग है वो सामने झलकना शुरू हो जाता है कि किनके दिमाग में क्या है, कौन किस थॉट्स का व्यक्ति है, कौन किस विचार का बच्चा है, और कौन क्या करता है, किसके अंदर कैसा व्यवहार और विचार है ना। तो उससे पता चलता है। फिर जो क्लास का सबसे ज्यादा स्ट्रांग बच्चा होता है, थोड़ा हिरन दबंग जो होता है, वो क्या करता है, वो अपने क्लास को अपने अंडर में करने की कोशिश करता है। क्यों? अब इसके पीछे फैक्टर है, वो अथॉरिटी को स्टैब्लिश करना चाहता है। और जब अथॉरिटी को स्टैब्लिश करना चाहता है तो कौन कर सकता है, जो एक दबंगई टाइप से जो पावरफुल होते हैं। वो पावरफुल उसके पीछे होने का बहुत सारा कारण है। या तो वो सोशल फैक्टर हो सकता है, उसके फैमिली बैकग्राउंड के अगर बात, उसकी फैमिली बैकग्राउंड की बात करें, यानी कि उसका सोशोलॉजिकल सोशल फैक्टर की हम बात करते हैं, उसकी इकोनॉमिक फैक्टर नहीं, फाइनेंशियल फैक्टर्स की बात करते हैं, वो इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो बहुत सारी चीजों की मैं बात कर रहा हूं, जिससे एक एग्जांपल आप लोग को पता चल सके कि वो अथॉरिटी स्टैब्लिश कौन करेगा, जिसके पास बहुत ज्यादा ताकत होगा। अब देखिए, अब जब अथॉरिटी की जब मैं बात करता हूं, तो जब अथॉरिटी आएगी तो अथॉरिटी आने के बाद क्या होगा, उनके पास पावर आएगी, और जब पावर आएगी तो सत्ता बढ़ेगी, सत्ता यानी कि पावर यानी कि सत्ता बढ़ेगी। अब जब सत्ता आएगी लोगों के हाथ में, तो उनके अंदर लालच पैदा हो जाएगा। अब जब लालच पैदा हो जाएगा तो यहां क्या होगा, वो क्या करेंगे, वो लोगों को अपने कंट्रोल में करना शुरू कर देंगे, ठीक है। और अपने, आप देखे होंगे, आपको बहुत सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़े, आप लोगों ने रशियन रिवॉल्यूशन आप लोगों ने पढ़कर आया, आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पे कैसे डिस्पोटिक पावर था, कैसे मतलब लेबर क्लास को, यानी कि जो प्रोलिटेरियट क्लास है, ठीक है, वो कैसे उन लोगों को जो है उनको टॉर्चर किया गया, उनके ऊपर कैसे कंट्रोल किया गया, कैसे जो पावरफुल व्यक्ति थे, जो पावरफुल शासक था, वो कैसे उन लोगों को दबाया। तो इन सारी चीजों के बारे में आपने देखा होगा। देखो एकदम एग्जांपल चेन से जुड़ता जा रहा है, आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं, समझ में आएगा। समझना, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, आप पढ़ो किताब को। एग्जाम्पल देखो, आपकी किताब में थोड़ा बहुत दे दिया है कि पॉलिटिकल थ्योरी है क्या, लेकिन जब आप पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में नहीं समझ पाओगे, आप पॉलिटिकल वर्ड्स के बारे में नहीं जान पाओगे, आप स्टेट के बारे में नहीं जान पाओगे, तो आपकी तो बेसिक्स
वैसे ही कमजोर हो जाएगी। और मैं आपको फैक्ट बताता हूं, स्कूलों में कुछ नहीं बताया जाता है। स्कूल में यार पता है टीचर्स के पास वो अपना सिलेबस कर उनको कंप्लीट करना होता है। बहुत रेयर स्कूल में होता है कि ये सारी चीज बताई जाती है। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, बच्चे खुद मेहनत करते हैं, बच्चे खुद मेहनत करते हैं वहां पे। बहुत कम ऐसे स्कूल में होते हैं जहां पे टीचर्स लोग बताते हैं। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं किसी स्कूल के बारे में, लेकिन मैं बता रहा हूं कि बच्चों को जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो नहीं मिलती है। उन्हें जैसा नॉलेज चाहिए वो उन्हें मिलना बहुत जरूरी है कि आखिर वो जो पढ़ाई कर रहे हैं वो क्यों पढ़ाई कर रहे हैं। समझ में आ रही है मेरी बात कि वो जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उनके बारे में डेप्थ नॉलेज होना उनके पास बहुत जरूरी है। ठीक है, तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। वैसे आप लोग को भी टीचर को कॉपरेट करना है, क्योंकि आप बच्चे कॉपरेट करोगे तो टीचर का भी मनोबल बढ़ता है किसी भी स्कूल में। तो वहां आपको टीचर्स ऑब्वियसली पढ़ाने की वो कोशिश करेंगे। आपके अंदर लालसा होनी चाहिए, आपके अंदर डिजायर होना चाहिए कि मुझे ये समझना है तो समझना है। देन टीचर आपके पीछे एफर्ट लगाएंगे, क्योंकि बड़े बड़े स्कूलों में टीचर मतलब वो हाई डिग्री लेके पहुंचे हुए होते हैं, उनके पास नॉलेज होता है, वो बताएंगे आपको। बट अगर आप बच्चे लोग पढ़ना चाहोगे तो वो आपके लिए बिल्कुल लगे रहेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? तो कहने का मतलब क्या होता है कि ये जो जो लोगों को जो टॉर्चर करने की मैं बात कर रहा हूं, लोगों को जो दबाने की बात कर रहा हूं, ये धीरे धीरे क्या होता है, ये बढ़ता चला जाता है ना। अब जब ये बढ़ता चला जाएगा तो क्या होगा, फिर कुछ ग्रुप जो जो उन्हीं लोगों में से कुछ लोगों का ग्रुप तैयार होगा। और वो ग्रुप लोग क्या करेंगे, वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट यानी कि एक ऐसा इंटरेस्ट जो कि आइडेंटिकल होगा उनके लिए, और वो क्या करेंगे, अपने विचारों को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि समाज के वैसे वर्ग जो दबाए जा रहे हैं उनके भीतर कोई विचार नहीं है, उनके भीतर किसी प्रकार का कोई सोच नहीं है, उनके उनके भीतर किसी प्रकार का कोई ऐसा डिजायर नहीं है कि वो भी देश में या अपने आप को अपलिफ्ट करे। ऐसा बात नहीं, ऐसी बात नहीं है, उनके अंदर भी है। लेकिन कुछ कारणवश, कुछ कमजोरियां, कुछ उनके अंदर जो भय पैदा है, जो डर का भाव बैठा है, वो उनको आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन उन्हीं के बीच में कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो उन लोगों को हौसला देता है, उन लोगों को मोटिवेट करता है कि नहीं, हमें फाइट करना है तो फाइट करना है, और जब तक हम लोग फाइट नहीं करेंगे हम हमेशा दबाए जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ। अब जब सेल्फ इंटरेस्ट पैदा होगा उनके अंदर, जब उनके अंदर एक सेम एक आइडेंटिकल जब उनके अंदर एक इंटरेस्ट पैदा होगा कि नहीं, मुझे इसके खिलाफ, इस जो सत्ता के ऊपर हावी हो चुके हैं उसके खिलाफ हमें जाना है, तब क्या हुआ, यहाँ पे फिर आप देखोगे बहुत तरह के सिस्टम वगैरह में आया। जैसे कि आप फ्यूडलिज्म देखोगे, आप डिस्पोटिक पावर का रूल देखोगे, है ना, आप एरिस्टोक्रेसी का क्लास का जो एक था वो आप सब देखोगे आगे मैं बताऊंगा बहुत ज्यादा। ठीक है, तो फिर ऐसे कर करके क्या हुआ, फिर लोगों ने फिर क्या किया, लोगों ने मतलब अपनी एक मांगे शुरू कर दी ऐसे ऐसे करके, और उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, फिर यहीं पे देखो फाइनली आता है इस स्टेट की बात। देखो ये एक सर्कुलर वे में आपको देखो पता चल जाएगा कि कैसे लोगों की ये सारी चीजें जो है ये पूर्ति कौन कर सकता है, ये एक स्टेट ही पूर्ति कर सकता है। और दुनिया में कहा, देखो ये कहा जाता है ना कि दुनिया में हर कुछ करो लेकिन वो बैलेंस्ड तरीके से करो। ठीक है, आप उसे एक संयम, क्या उसको बोल सकते हैं, संयम बरतते हुए करो, तो वो आपके लिए क्या होगा, बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अति किसी भी चीज के लिए क्या होता है, वो बुरा होता है। ठीक है, घातक होता है। तो इसलिए ये सारी चीजें, अब यहीं से आता है स्टेट। अब देखो ये स्टेट जो है ना, यही चीज है पॉलिटिकल, राइट, यही है पॉलिटिक्स। ये जो वर्ड्स आप देख रहे हो ना, ये सारे वर्ड्स ग्रीक वर्ड है। कौन से शब्द है ये, ग्रीक वर्ड। ग्रीक यानी कि ग्रीक, आप लोग जानते होंगे ग्रीस एक कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है, और वहां से ये वर्ड लिए गया है जिसकी कैपिटल एथेंस है। तो जैसे इंडिया से इंडियन हुआ, वैसे ग्रीस से क्या हुआ, ग्रीक हुआ। और ग्रीक वर्ड पॉलिस से लिया गया। किससे लिया गया, पॉलिस। और पॉलिस का मतलब होता है ग्रीक सिटी स्टेट। क्या होता है, ग्रीक सिटी स्टेट। अब देखो मैं 5th BC की बात कर रहा हूं, आज से 5th BC का मतलब 5th BC का मतलब क्या हुआ, बिफोर क्राइस्ट, है ना। 5 BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट। आज से 2000 कितना हो गया, अभी 2023 चल रहा है ना, लेकिन आज से 2000
28 वर्ष पूर्व की मैं बात कर रहा हूं, लगभग इसके आसपास की मैं बात कर रहा हूं, राइट। तो कहने का मतलब है कि उतना साल पुराना, जब लोगों ने, जब जब ग्रीक सिटी स्टेट में जब लोग रहते थे तो तकरीबन 4 लाख की जनसंख्या के आसपास थी, और वो लोग अपना शासन खुद ही चलाया करते थे। लेकिन अपना शासन खुद चलाने के चक्कर में वहां पे बहुत सारी गड़बड़ियां भी हो जाती थी, और उसी समय के हमारे कुछ कुछ दार्शनिक जैसे प्लेटो, एरिस्टोटल, ये सब जो है, ये लोग अपना विचार विमर्श किए। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि ये जो इतनी सारी चीजें हो रही है, इन्होंने अपना विचार रखा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। तो ऐसे करके मतलब इस तरीके से जो है चीजों का क्या होने लगा, चीजों का वहां पे लोगों ने खुद से शासन करना शुरू कर दिया। ठीक है, और इसी प्रकार से करते 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 धीरे धीरे क्या हुआ, फिर धीरे धीरे उन्होंने इसका एक दायरा बढ़ाया, फिर दुनिया में इन सारी बातों का प्रचार प्रसार हुआ, और ऐसे करके ये सारा कुछ हुआ। तो खैर आप लोग को ये जानना है कि पॉलिटिकल जो है वो वर्ड कहां से लिया गया है, वो ग्रीक वर्ड से लिया गया। पॉलिसिस का मतलब होता है ग्रीक सिटी स्टेट। समझ में आई मेरी बात। अब दूसरा जो आपका टर्म है वो है थ्योरी। थ्योरी का मतलब होता है किसी चीज को एक्सप्लेन करना। जैसे आप पढ़े होगे ना थ्योरी और प्रैक्टिकल, किसी चीज का स्टडी करना, डेप्थ स्टडी करना, और उसके बाद में उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना, प्रैक्टिकली अप्लाई करना, है ना। तो ये सारी चीजें जो है आपको देखने को मिलेगा। तो पॉलिटिकल का मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी स्टेट के विषय में, और पॉलिटिकल का मतलब ही होता है स्टेट, जब हम किसी स्टेट के विषय में बात करते हैं, किसी स्टेट के बारे में जानते हैं, थियोराइज करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी कहते हैं। यानी कि टू थियोराइज अबाउट द स्टेट इज कॉल्ड पॉलिटिकल थ्योरी। और थ्योरी भी ग्रीक वर्ड है, थ्योरम से लिया गया है, ग्रीक वर्ड थ्योरम से लिया गया है, और इसका मतलब होता है कि टू स्टडी, बहुत ज्यादा डेप्थ में स्टडी करना होता है। और पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब क्या होता है कि जब आप स्टेट के बारे में स्टडी करते हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी कहते हैं। समझ में आई मेरे बात। और पॉलिटिकल थ्योरी में एक वर्ड आता है पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स को ही जो है, पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स कुछ नहीं बल्कि ये इट इज द आर्ट ऑफ रनिंग गवर्नमेंट। ये एक आर्ट है, एक कला है। अब आगे की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये पॉलिटिक्स जो है ना, इसके बारे में आज हर कोई जानता है कि कहीं भी आप जाओ, कुछ अगर गलत हो गया, भाई पॉलिटिक्स कर रहा है ये, कुछ भी हो गया ऐसी बात, तो सबको पॉलिटिक्स के नजर से देख लेते हैं। लेकिन पॉलिटिक्स अपने आप में एक बहुत बड़ी शब्द है, बहुत मतलब इसके बारे में जब आपको मैं बताऊंगा तो आपको लगेगा कि अभी तक आप लोग गलत थॉट्स में थे कि पॉलिटिक्स क्या है। हम आम आदमी की तरह डर्टी पॉलिटिक्स की बात करते हैं, वो पॉलिटिक्स ये नहीं है। ये पॉलिटिक्स वो है जिसने अरिस्टोटल, जब अरिस्टोटल ने कहा कि मैन इज बाय बॉर्न अ पॉलिटिकल एनिमल, कि व्यक्ति जन्म से ही राजनीतिक प्राणी है। अब आप समझ लो कि जब इंसान पैदा होता है, पैदा होते के साथ ही उसके दिमाग में राजनीति भर जाती है। लेकिन ये वो राजनीति नहीं है जो आम लोग, जो लेमैन के नजरिए से हम लोग जानते हैं, रैली, जुलूस, जलसे, प्रदर्शन, ये कुछ वैसा नहीं। यहाँ पे पॉलिटिक्स का मतलब भी बहुत अलग है। इट्स एन आर्ट, बहुत ही गहरा आर्ट है ये। और आप आर्ट, इसके पास कला है ना, सोचो कि मोदी और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, या फिर जो हमारे अलग अलग मिनिस्ट्रीज को संभालने वाले जो मिनिस्टर हैं, सोचो वो कैसे सारा कुछ हैंडल कर रहे हैं। कितनी बड़ी कला है। एक दो व्यक्ति को संभालना मुश्किल हो जाता है, और एक आप बड़े से लार्ज कंट्री को, आप दुनिया के सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश को आप संभाल पा रहे हो, इससे बड़ी उपलब्धि तो कुछ हो ही नहीं सकती है। तो सोचिए कितना बड़ा ये आर्ट है। चलिए, बहुत सारी बातें हैं करने के लिए आप, और मैं कंटिन्यू बना रहूंगा। कंटिन्यू बने रहने से क्या होगा कि मैं बीच बीच में थोड़ा सा, क्योंकि मुझे भी पढ़ना होता है बहुत ज्यादा, तो मेरी बहुत सारी चीज छूट जाती है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा आप लोग के साथ अब टच में रहूं, आपको बताने की कोशिश करूं जब भी मुझे मौका मिले। आपकी मैं क्लियरिटी जो है, आपके भीतर की जो एक डाउट्स है जो, उसको मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और जो कुछ भी मैं पढ़ रहा हूं, मैं बताने की कोशिश करूंगा कि नहीं वाकई में ऐसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, जनरली आप किताब की चैप्टर को रीड करके, आप उसके लाइन टू लाइन को समझ के अगर आप पढ़ रहे हो, आपको खुद समझ में आएगी। मैं तीन तरीके से सोचा हूं वीडियो बनाने के लिए। तीन लेवल पे, एक तो हो गया आपका बेसिक लेवल, दूसरा हो गया इंटरमीडिएट लेवल, और तीसरा हो गया एडवांस लेवल। एडवांस लेवल ये जो मैं बता रहा हूँ, ये एडवांस लेवल वाली हो गई।
इसके बाद एक मैं इंटरमीडिएट बनाऊंगा। इंटरमीडिएट में क्या होगा कि मैं आपको कंबाइन करके बताऊंगा कि लाइक उसमें बुक भी साथ में होगी और बुक के पास आपके मेरे एक्स्ट्रा जो लेक्चर्स होंगे वो भी होंगे। और बेसिक्स में क्या होगा कि जो मैं उन बच्चों के लिए बनाऊंगा जो आर्ट्स लिए लेकिन उनके पास छोटी छोटी वर्ड्स के लिए, छोटे छोटे टर्म्स के लिए उनके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो बिल्कुल वो समझना चाहते हैं, उसके अंदर उनके अंदर पोटेंशियल है, लेकिन अभी तक जो उनके लाइफ के साथ खिलवाड़ किया गया, मैं फैक्ट बता रहा हूं, जो अभी तक उनके लाइफ के साथ खिलवाड़ किया गया 10वीं क्लास तक, 10वीं कक्षा तक, वो मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। वो मुझे बहुत ये लगता है, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी क्लास चलती है जूनियर की भी, मेरे क्लास के जूनियर बच्चे जितने सारी चीज बता देते हैं ना, लाइक आई एम नॉट प्रेजिंग माई सेल्फ, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बच्चे के अंदर बहुत पोटेंशियल है सर। आप बच्चों को देखो, बच्चों को परखो, जानो। आपको कौन कहता है कि आप पूरा टाइम दो? अरे आप 10 मिनट में बच्चों को बहुत कुछ बता सकते हो। मेरे टीचर से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बच्चों को अगर पढ़ाते हो तो अपना 100% देने का कोशिश करो, ठीक है? तो ये सारी चीजें, तो कहने का मतलब है कि मैं इस तरीके से बताऊंगा, बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस, 3 तरीके से मैं क्लास लेने की कोशिश करूंगा। बुक से भी पढ़ाऊंगा, जब मैं बेसिक्स पढ़ाऊंगा तो बुक्स की एक एक लाइन मैं पढ़ के बताऊंगा, आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगी, क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी जितना देखने में इजी लगता है कि हाँ भाई पतली सी बुक है, वो बहुत ही वास्ट है, बहुत ही मतलब वो कहते हैं ना कि ये दर्शन है ना? जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ लेते हो तो आप एक स्पिरिचुअल पीपल के कैटेगरी में आ जाते हो, आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी की भाव आ जाती है। स्पिरिचुअलिटी जो है ना अपने आप में एक बहुत बड़ा टर्म है, आपको हर पॉइंट ऑफ फील्ड में, हर एरिया में आपको बहुत हेल्पफुल करेगा, ठीक है? तो चलिए आज यहीं तक की वीडियो है, फिर मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, आप लोग के साथ फिर से कांटेक्ट में आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, राधे राधे।